इस सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। और दोस्तों ट्रस्ट मी, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद जितने जल्द से जल्द हम इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं उतना कर लेंगे, और ये लेक्चर देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो बन ही जाएगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे हम लोग आ रहे हैं। आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर एसपी के 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 35 मार्क्स तक आ जाते हैं। तो फर्स्ट 2 चैप्टर 25 मार्क्स और ये 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 35 मार्क्स, तो करीब करीब 60 मार्क्स हो जाते हैं सर। ऑलरेडी मैंने सेकंड चैप्टर का रिवीजन लेक्चर कुछ ही टाइम पहले पोस्ट कर दिया अपने इस चैनल पे। अब हम आ रहे हैं सर और मैडम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को लेके, क्योंकि अब ये प्रोसीजरियल पार्ट हो जाता है, लीगल लैंग्वेज आ जाती है, प्रोविजन, एक्ट्स, रूल, तो बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट हम लोग समझ लेंगे कि चैप्टर का कहना है क्या। दोस्तों डिबेंचर्स, आपको कुछ बातें पहले ही पता होगी, जो पता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो ये कौन सा कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल, बताइए जरा एवरीवन। यस, डेफिनेटली राइट, ये कौन सा कैपिटल है, बोरोड कैपिटल सर। अच्छा, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, बताइए। वेरी गुड सर, कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा सवाल, डिबेंचर्स होल्डर को जो रिटर्न में मैं देता हूं उसे डिविडेंड कहते हैं कि इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस सर उसे क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर की सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को एज एन एविडेंस डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3 पार्टीज होती है, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक कंपनी होती है, एक डिबेंचर होल्डर होता है और एक डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं। बहुत सारी बातें पढ़ ली, तो 4th चैप्टर देने की जरूरत थी क्या मालिक। समझो इस बात को दोस्तों, पहले चैप्टर के पहले पॉइंट से मैं शुरुआत कर दूं, जो आपको बिल्कुल भी ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, लर्न करने में ज्यादा समय बिताना नहीं है। वो है क्या, मैं आपको समझा देता हूं। उन्होंने आपको फर्स्ट पॉइंट में अलग अलग एक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको अगर टेक्स्ट बुक भी बताओ ताकि आप थोड़ा इसे रिलेट कर पाओ। ध्यान से देखिए, ये आपके ये चैप्टर शुरू होने के बाद की कहानी, ये आपका चैप्टर शुरू होता है और आपको कहा जाता है किसी रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या लॉस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, देखो। और ऐसे बहुत सारी बातें दी है। अब इसी चीज को फॉर्मेट बेस में बना दिया। देखो सर, एक कंपनीज एक्ट 2013 को हमको फॉलो करना पड़ता है, जो कौन से रेगुलेशंस के बारे में बात करता है सर। सिर्फ वन टाइम सुन लो, मजा तो आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आगे, लेकिन हम 1-2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में कंटेन्स प्रोविजन, क्या क्या बातें हैं फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट। इतना ही समझना था, इतना ही लिखना था। सर आप क्या मजाक कर रहे हो क्या, नहीं सर, टेक्स्ट बुक में देखो। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 कंटेन्स, क्या कंटेन करता है सर, प्रोविजंस रिलेटेड टू व्हाट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है सर और मैडम, हम देखेंगे कंपनीज रूल। एक्ट गया, रूल है सर। रूल में क्या दिया है, 2014 कंटेंट प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ विच डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा गया सवाल कि मुझे सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करने हैं, तो कहां पे उसका प्रोविजन दिया गया है, तो कंपनीज रूल 2000 एंड क्या 14, बस ये चीज याद रखो। आई रिपीट, कंटेन्स प्रोविजन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। नॉर्मली कुछ सिक्योर अनसिक्योर की बात नहीं है, तो सारे की सारी चीजें कहां पे दी, एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013। बहुत स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं सिक्योर डिबेंचर के बारे में कहां पे प्रोविजन है, तो रूल्स, कंपनीज रूल 2014। देखो सुनने को कैसे लग रहा सर, बट लर्न करने का नहीं है। मैंने कहा एक बार समझ लो और आगे बढ़ो। उसके बाद सेबी के कुछ रेगुलेशन है। सेबी पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मालिक। आपने अभी जब अडानी के केस में बहुत सारे हिंडरबर्ग का रिपोर्ट वगैरह आया, तो आपने देखा रहेगा कि इंडिया में सेबी का क्या रोल है, सेबी का क्या कहना है। तो सेबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेबी रेगुलेशन 2018, सेबी रेगुलेशन 2019, ऐसे दो आपको बातें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों स्क्रीन पे, और सेम आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो 2008 और 2009, सॉरी 2008 एंड 2009। नॉन कन्वर्टेबल की बात करता है 2008 के रूल, और कन्वर्टेबल की बात करता है सेबी रेगुलेशन 2009। कन्वर्टेबल डिबेंचर बट ऑब्वियस, और सेबी रेगुलेशन 2015 है।
जो कंटेन्स प्रोविजन विच आर टू बी फुलफिल्ड लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों ये 5 चीजें तुमने देखी, क्या समझा पता नहीं, लेकिन एक बात तो समझिए कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इसका महत्व नहीं है, टेक्स्ट बुक में है तो सर एक बार समझ लेना है। उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर रूल्स में, वो कंपनीज एक्ट के रूल हो, कंपनीज रूल्स 2014 रूल नंबर 18 में क्या कहा है वो बताया, सेबी का जो रेगुलेशन है, सेबी रेगुलेशन 2008, 2009 एंड 2015 में किस चीजों के बारे में कहा है, डिबेंचर कैसे इशू करे, वो समझाना था। दैट्स इट, यहाँ पे तुम्हारा विषय खत्म। और लास्ट में उन्होंने कहा कि आरबीआई का गाइडलाइन भी है, कंटेन्स प्रोविजन फॉर बैंक विच कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। छोड़ दो अभी, मतलब बोरोड कैपिटल के बाद तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है यहां से। कहां से सर? पॉइंट नंबर 2 से, दैट इज प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और यहां पे तुम्हारा सवाल भी बन जाता है, बड़ा सवाल, 35 मार्क्स का चैप्टर है, बस यहां से फोकस करना शुरू कर। पहला, कोई भी कंपनी वोटिंग राइट नहीं दे सकती डिबेंचर होल्डर को, या ऐसा डिबेंचर इशू ही नहीं कर सकती कि जो क्या कर सके, जिनको वोटिंग राइट हो। तो पहला प्रोविजन कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 का पहला प्रोविजन दोस्तों, नो कंपनी कैन इशू द डिबेंचर विच क्या कैरी वोटिंग राइट। तो वो डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। दूसरा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर हो सकता है, अनसिक्योर डिबेंचर हो सकता है, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकते हैं, और सो ऑन, जो आपने टाइप्स पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, तो ये बताया कंपनीज एक्ट ने, नो वोटिंग राइट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या इशू कर सकते हो, पेमेंट, पेमेंट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट एंड क्या रिडम्पशन, क्या आपको कंपलसरी, जैसे आप शेयर्स पे डिविडेंड देते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट टाइम टू टाइम दोगे, और रिडीम करना मतलब पैसा रीपे करना विद इन ड्यू डेट जो भी है। ओके, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है सर? डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ये 4 पॉइंट देखो बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ये यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कंपनीज एक्ट 2013, सीए मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ये मैंने पढ़ा। कंपनीज एक्ट 2013 में डिबेंचर को अगर इशू करना है तो कौन से प्रोविजन को देखना पड़ेगा? पहला तो सर, डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए डिबेंचर होल्डर्स को। टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। पेमेंट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन का प्रोविजन। डिबेंचर सर्टिफिकेट का प्रोविजन, जो कितने महीने में देना चाहिए, 6 मंथ्स में डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट मालिक, अलॉटमेंट। फिर क्रिएट करना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसको डीआरआर भी कहा जाता है बेटा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखो लीगल लैंग्वेज है ना, इसलिए दर्द होता है, बट कुछ नहीं सर, उन्होंने कहा है ना, अच्छा ऐसे करो, तो आप जब डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है तो आप एक रिजर्व क्रिएट करना। कौन सा रिजर्व क्रिएट करना? डिबेंचर पैसे देने को बोलते रिडीम करना, रिडम्पशन और क्या, रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड। किससे क्रिएट करना है लेकिन बेटा, याद रखो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बस इतना लिखा तो भी चलेगा, आपने कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा ना, तुम बोलो कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रोविजन दिया है डिबेंचर के बारे में, क्या आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर। बोलो मेरे साथ, क्या, डीआरआर। डीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, क्या मैं लोन लेके वो रिजर्व बनाऊं क्या? आंसर इज नो। क्या मैं किसी को मार जोड़ के पैसे लेके आके रिजर्व बनाऊं क्या? आंसर इज नो। तो पैसे आएगा कहां से? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा कहां से? आउट ऑफ व्हाट मालिक? प्रॉफिट। आप जो प्रॉफिट कमाते हो ना, उससे वो रिजर्व बना देना, बस इतना लिख दो तो भी चलेगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दैट्स ऑल, पूरे मार्क्स मिले। फिर सर, अपॉइंटिंग डिबेंचर ट्रस्टी, ये तो मैंने पहले सेकंड चैप्टर में भी कहा था, अगर सर आप मोर देन 500 पीपल्स को इनवाइट करते हो, प्रोस्पेक्टस भेजते हो, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? डिबेंचर होल्डर्स। सर वो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, उनके भले के बारे में सोचने के लिए मुझे किसी, बोलते ना, अनबायस्ड पर्सन को, जो उनके बारे में सोचे, उस पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसे क्या कहा जाता है?
कि डिबेंचर ट्रस्टी वो प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट किसका, डिबेंचर होल्डर का। एंड इसीलिए मेरा एक जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के बीच में और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रस्ट डीड। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी में एज पर क्या, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आपको कुछ बातें याद रखनी है। मोर देन 500 पीपल को अगर आप प्रोस्पेक्टस या इनवाइट करते हो डिबेंचर, तो ही आपको कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, क्यों अपॉइंट करेंगे, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। और ये कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं सर, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है सर, आप अप्रोच कर सकते हैं वो डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास, एनसीएलटी के पास। अब बच्चा बोलेगा सर एनसीएलटी मतलब क्या, एनसीएलटी का फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब क्या, ये स्पेशल कोर्ट है। जैसे हम कंज्यूमर कोर्ट होते हैं ना, कि हमारे भारत में न्याय व्यवस्था ऐसे बनाई है कि आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो आप पहले उस संस्था के पास जाइए, क्योंकि हर केस अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गया तो हो गया सर। तो उन्होंने पहले जैसे स्पेशल कोर्ट्स बनाए हर संस्था के लिए, तो वैसे कंपनी के जो भी मैटर है वो पहले एक छोटे से कोर्ट के पास जाएंगे, स्पेशल कोर्ट के बाद उसे क्या कहा जाएगा, एनसीएलटी। उससे बड़ा एनसीएलएटी, आप आगे सीखोगे सीए वगैरह में। बट सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अप्रोच कर सकते हो एनसीएलटी के पास। ओके, एनसीएलटी रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, एन ऑर्डर बाय एनसीएलटी टू रिस्ट्रिक्ट इंकरिंग फर्दर क्या लाइबिलिटीज। एनसीएलटी बोल सकती है बहुत मजे कर लिए भाई, अब आपके कुछ व्यवहार को हम बंद करते हैं, अधिकार है एनसीएलटी का। एनसीएलटी समझा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब तोड़ना। आपने अगर किसी प्रोविजन को तोड़ा, फॉलो नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, इंप्रिजनमेंट वर्ड आएगा। इंप्रिजनमेंट आपके टेक्स्ट बुक में आएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं। देखो ऐसे ही नहीं, आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, जब आप रूल पढ़ोगे ना, हो गए इतनी सारी बातें पढ़ी। देखो आपको ये तीन ही चीजें कंप्लीट करनी पूरे चैप्टर में, इसमें से मैं ये करा रहा हूं अभी। नो वोटिंग राइट हो गया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर हो गया, पेमेंट इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन हो गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट है, लेकिन मैंने शॉर्ट में वहां पे लिख भी दिया। आप टेक्स्ट बुक अगर फॉलो कर रहे हो 89-90 पेज पे, तो आपको सब दिखेगा। आप देखो पनिशमेंट में यहाँ पे एक वर्ड है, तो फाइन होगा, नहीं तो क्या होगा, इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट मतलब जेल, क्या होना, जेल, और बोध भी दे सकते हैं। सर जो मैं बता रहा हूं इतना भी आपने लिखा ना इस चैप्टर, यही लेक्चर देख के गए, इतनी चीजें आपने लिख दी। आपको बोला प्रोविजन लिखो, क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे सर, okay, as per which act, as per companies act 2013, no voting right, types of debenture, payment of interest and क्या, redemption, debenture certificate within 6 months of what, allotment। उसके बाद create debenture redemption reserve, क्या लिख दोगे, out of profit, to be created out of profit of company। appointment of what, debenture trustee, अगर आप क्या कर रहे हो, 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस भेज रहे हो, तो अपॉइंट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी। इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए किसका, डिबेंचर होल्डर का। और सर जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एग्रीमेंट बनेगा उसे क्या कहते हैं, ट्रस्ट डीड। अप्रोच, अगर कुछ प्रॉब्लम है अप्रोच करो कहां पे, एनसीएलटी के पास। आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा, एनसीएलटी कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, और पनिशमेंट, फाइन, इंप्रिजनमेंट कुछ भी दे सकती है। दैट्स इट, 9 पॉइंट खत्म हो गए दोस्तों। आते हैं आगे, बहुत ही सिंपल से पॉइंट के, चैप्टर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। प्रोविजन, प्रोविजन एज पर व्हाट, कंपनीज रूल 2014। आपके टेक्स्ट बुक में आप पढ़ रहे हो, यहां पे आप नोट्स देख रहे हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। सर क्या है, सबसे पहला प्रोविजन है, किसका प्रोविजन देख रहे हैं सर, कंपनीज रूल 2014। इससे पहले जो 9 पॉइंट देखे वो क्या था, वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन थे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज रूल 2014, रूल नंबर 18 पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बुक में जाओ, देखते रहो सर, और कंप्लीट करते रहो। कंपनीज रूल 2014 ने पहला क्या प्रोविजन दिया, टेन्योर, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। क्या कहता है सर, कंपनीज रूल 2018, रूल नंबर बोलो क्या, रूल 2014, रूल नंबर क्या, 18। बताओ, कंपनीज रूल 2014, रूल नंबर 18 कहता है कि टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर कितना होता है, 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, इनको इनका अगर परमिशन है तो डिबेंचर इशू करते हैं अप टू 30 years तक। सर तो बताओ मुझे, ये टेन्योर कहां पे दिया गया है, टेन्योर की बात सर, टेन्योर की बात आपको दी गई है कंपनीज रूल 2014 में, रूल नंबर क्या, 18। टेन्योर एक 10 साल है और एक क्या है, 30 साल। मिनी मतलब जनरल तो 10 years ही है, लेकिन अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज है, आपकी कंपनी को परमिशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से, तो आप कितने साल तक इश्यू कर सकते हो डिबेंचर, 30 years तक। तो 10 और 30 ईयर, तो मैंने बता दिया टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा
क्रिएट चार्ज ऑन असेट, चार्ज मतलब समझते हैं ना, गिरवी रखना वगैरह सिक्योर डिबेंचर के केस में। अब ये सिक्योर डिबेंचर ही है, तो ओके सर, सिक्योर डिबेंचर किसके रूल पढ़ रहे? 2014। क्या रूल है देखो, कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। बेटा क्या होता है देखो, ये ए लिमिटेड, ये एकेसीए कंपनी है, ठीक है। एकेसीए ने एक छोटी सी कंपनी थी पीक्यूआर लिमिटेड, इसके 72% शेयर ले लिए, पूरा कंट्रोलिंग पावर पीक्यूआर का एकेसीए के पास है। नाम के लिए पीक्यूआर कंपनी, सारे डिसीजन हम ही लेते हैं। तो सर इस केस में पता है क्या हो गया, एकेसीए, क्योंकि मेन पावर है एकेसीए के पास, तो एकेसीए को होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। कौन सी कंपनी कहा जाएगा? होल्डिंग। और पीक्यूआर लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी। किसकी सब्सिडियरी? एकेसीए के। जो नाम है ना बेटा आपके पास, सब्सिडियरी, होल्डिंग, तो उन्होंने क्या कहा है, रूल क्या बोलता है कि कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के असेट पे हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और होल्डिंग कंपनी के असेट रहे तो भी चलेगा, और सब्सिडियरी के असेट रहा तो भी चलेगा, आपको गिरवी रखने से मतलब है, दैट्स ऑल। ओके सर, चलो लंबी सांस लो दोस्तों, मुझे बताओ, देखो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज डिफिकल्ट बनाओ मत। जिन्होंने मेरे रेगुलर क्रैश कोर्स, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी बैच ली हुई है, वहां पे तो आराम से सारी चीजें लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन अगर आप रिवीजन लेक्चर भी देख रहे हो तो भी बहुत ज्यादा सुकून है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अरे हाँ यार, कंपनीज रूल अगर आया तो हाँ, पहला टेन्योर था, टाइम पीरियड, दूसरा था क्रिएट चार्ज ऑन असेट, कंपनी हैविंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन असेट। यस सर, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही गारंटी दे रहा है या स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है कि कंपनी में पैसा डूबा तो हम भर के देंगे, तो चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ क्या? डिबेंचर ट्रस्टी। देखते हैं सर, डिबेंचर ट्रस्टी टू बी अपॉइंटेड बिफोर इश्यूइंग क्या? प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। To execute debenture trust deed before issuing prospectus or offer letter और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ क्या? डिबेंचर। एक चीज है, उन्होंने कहा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनने से पहले आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्ट डीड पता है ना क्या होता है? अग्रीमेंट कंपनी और किसके बीच में? डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। वो हो जानी चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, ऑफर लेटर इशू करने से पहले, या फिर 60 दिन के अंदर फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ओके, लास्ट पॉइंट सर, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या क्रिएट करना है बेटा? DRR। बोलो क्या? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कौन से रूल के हिसाब से? कंपनीज रूल 2014। DRR टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था, सिर्फ प्रॉफिट में से ये हो सकता है। एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए। टू बी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल एवरी ईयर एंड सम नॉट लेस देन 50% ऑफ अमाउंट ऑफ इस डिबेंचर मैच्योरिंग। तो 1 करोड़ 1 लाख का डिबेंचर अगर मैच्योर हो रहा है तो 15,000 से कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ व्हाट? मैच्योरिंग वाला अमाउंट, ठीक है। ज्यादा लोड मत लो, एटलीस्ट 50% वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आपको डीआरआर बनाना है। कितना परसेंट? सॉरी, 25% वैल्यू ऑफ क्या? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आपको डीआरआर बनाना है 25%, और किससे लेस नहीं होना चाहिए? नॉट लेस देन 15% ऑफ व्हाट? डिबेंचर मैच्योरिंग वाला अमाउंट। दैट्स इट, ज्यादा लोड मत लो। 4 बातें थी। 4 बातें किसकी थी सर? प्रोविजन एज पर कंपनीज रूल 2014, रूल नंबर क्या? 18। पहला क्या था? टेन्योर, दूसरा था क्रिएट चार्ज ऑन असेट, तीसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, और चौथा था क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। खत्म हो गया सर। चैप्टर का चौथा पॉइंट, सेबी के गाइडलाइन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, तुरंत खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। 18 मिनट्स हुए, अभी भी आप लेक्चर देख रहे हो तो जिंदगी में आप बहुत ज्यादा सीरियस हो पढ़ाई से लेके, और ऐसे चैप्टर ले लेते। और सर आपको तो मैं टेक्स्ट बुक देखने को भी कह रहा हूँ, और मेरा स्पीड इतना भी ज्यादा नहीं कि सिर्फ हेडर बता रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि इस रिविजन लेक्चर में मैक्सिमम चीजें खत्म हो जाए, ताकि पेपर से एक दिन पहले भी आप ये लेक्चर देख लो, एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपका। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, ये किसके रूल है? अभी सेबी के। किसके रूल है बेटा? सेबी के। सेबी के सेबी का रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ व्हाट? डिबेंचर। बोलो मेरे साथ, सेबी का रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ व्हाट मालिक? डिबेंचर। सेबी का रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ व्हाट मालिक? डिबेंचर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% ऑफ बेस इश्यू साइज होना ही चाहिए। सर आप अगर 100 चीजें बेचने को निकले हो ना, 75% तो खरीदी जानी चाहिए। अगर नहीं खरीदी गई ना, सपोज 50% ही खरीदा, 75% सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, तो जो 50% लोगों ने खरीदा उनका रिफंड कर दो। ये भी बहुत स्ट्रिक्ट है। कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? मिनिमम 75% ऑफ द बेस साइज। सब्सक्रिप्शन समझता ना,
शेयर मैंने तो इशू किए, लेकिन लोग जब खरीदेंगे, अगर लोगों ने खरीदा तो उसे क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब। 100 शेयर मैंने बेचे, सेबी क्या बोलती है? एटलीस्ट 75%, 75 शेयर तो भी बिकने चाहिए। नहीं बिके तो रिफंड कर दो। तो पहला सेबी का रेगुलेशन रिगार्डिंग डिबेंचर। दूसरा, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको पता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बता दो यहाँ पे जिन्हें नहीं पता। मैंने 100 शेयर इशू किए थे और मेरे को 120 शेयर के मुझे एप्लीकेशन आ गया, या डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर के एप्लीकेशन आ गए। शेयर्स डिबेंचर कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का सेम ही है। तो ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया डिबेंचर्स के, तो इससे क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या हो गया? 100% ऑफ द बेस साइज ऑफ इशू और लोअर यूनिट एज स्पेसिफाई इन ऑफर लेटर। क्या आप 100 शेयर इशू किए तो 100% मतलब 100 का 100% 100, तो 200 डिबेंचर इशू के, तो और 100 डिबेंचर आप क्या ओवर सब्सक्रिप्शन के तौर पे रख सकते हो, या तो लोअर यूनिट अगर आपने ऑफर लेटर में कुछ स्पेसिफाई किया है। अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का क्या है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन ऑफर लेटर। ये ऑफर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, इसे अंडरलाइन कीजिए। अंडर राइटर समझो क्या होता है। अंडर राइटर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कंपनी को पता है कि यार सेबी का बहुत बड़ा रूल आ गया है, या रूल आ गया है, कौन सा रूल आ गया है? कि एटलीस्ट 75% शेयर क्या होने चाहिए? सब्सक्राइब होने ही चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ही आ गया कि नहीं हुए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जिनसे है उनके पैसे भी रिफंड करने पड़ेंगे। तो इस केस में कंपनी क्या करती पता है? ऐसे पर्सन को ढूंढती है कि जो उनका ये सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कंप्लीट करवा के दे। कंपनी ऐसे समझो कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने सिंपल लैंग्वेज में। वो कहेंगी देख भाई, मैं तुझे कमीशन दे दूंगी, है ना, तू मेरे को इतना इतना काम कंप्लीट करवा के दे। तो जो बंदा या फिर बैंक्स बैंक्स बोलती ठीक है, हम ना आपका ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करवा के देंगे। तो जो पर्सन, जो अथॉरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करवाने का अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके, उसे मैं क्या कहता हूं? अंडर राइटर। तो कंपनी क्या कर सकती है? अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो मेंशन होना चाहिए किसमें? ऑफर लेटर में। क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल, केयर शुड बी मेंशन इन ऑफर लेटर कि आपका क्रेडिट रेटिंग कंपनी का कैसे है। जैसे सिविल रिपोर्ट होते हैं, लोन लेने से पहले सिविल चेक करते हैं कि भाई बंदे का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है क्या, पहले लोन डूबा है नहीं ना। वैसे कंपनी का भी क्रेडिट रेटिंग आपने डिस्क्लोज करना चाहिए आपके ऑफर लेटर ऑफ प्रोस्पेक्टस में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी सेबी की। सेबी रेगुलेशन फॉर व्हाट? इश्यू ऑफ क्या बेटा? डिबेंचर्स। आप देख सकते हो आपके चैप्टर में सेम चीजें हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेम पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 75% होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया वही मिलेगा, आप एक बार टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करते रहिए। रिटेंशन कितना है? सब्सक्रिप्शन 100% ऑफ द बेस साइज ऑफ इशू। अंडर राइटर है तो ऑफर लेटर और मेंशन करो ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस में। क्रेडिट रेटिंग वही सर, सारी बातें देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। वन और मोर क्रेडिट रेटिंग लेना है और उसमें बताना है क्रिसिल हो जो भी है करके। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने कहा उतना कर लिया तो भी चलेगा करके। ओके बेटा, समझा यहाँ तक? एंड लास्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं अभी बहुत ही जल्द। जस्ट मिनट। ओके चलो, यस, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं और अपना खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सवाल आया भी था तो इंपॉर्टेंट है, 35 मार्क का है। कितना सिंपल है सर, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मन से 2 बार 3 बार लेक्चर मेरा देख लोगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। बहुत ही मतलब कोई टेंशन नहीं है सर। मतलब आप लोग रेगुलर लेक्चर में नहीं पढ़ाए हुए, जो ऐप में देख रहे हैं, मैंने कहा था 2 बार 3 बार आप देखिए सर, आपको अलग फील आएगा। इस रिवीजन लेक्चर में अगर आपको समझ रहा है, वहां तो डिटेल में समझना ही चाहिए, और ये कर लिया तो भी इनफ है, एक बार आप पढ़ लो अच्छे से। ओके, ध्यान दो। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ व्हाट? डिबेंचर। पहले तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कौन से मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। इतने हेडर कर लिए ना तो भी चलेगा। मैं आई रिपीट, क्या पढ़ रहे हम लोग? प्रोसीजर। प्रोसीजर किसका? प्रोसीजर पढ़ रहे डिबेंचर को इश्यू करने का। पहले क्या हवे में बात नहीं होती, कंपनी है तो मीटिंग होगा। पहले कौन सा मीटिंग होगा बेटा? बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा। कौन सा मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, कौन सा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर फिलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फाइलिंग विद आरओसी के पास जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो फाइल किए जाएंगे। चलो, पहले बोर्ड मीटिंग लिया, फिर एक ईजीएम, एजीएम नहीं, क्या बोला मैंने? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर आरओसी के पास डॉक्यूमेंट फाइल किए। फिर मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपना अपना क्रेडिट रेटिंग क्या है वो ले लिया। फिर इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट। अगर मुझे लगता है कि हाँ सर मेरे से शेयर शायद हो नहीं पाएंगे इशू, तो मैं किसी की हेल्प ले लूं क्या? हाँ, तो आपको अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में आप इंटर हो तो वो कीजिए करके। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर आप भेज दीजिए।
ठीक है। उसके बाद सर ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, पैसा अगर आया तो सेपरेट बैंक अकाउंट में ही जाना चाहिए। उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, और ये तो अभी सिंपल सी बात है, जो मैं आपको कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूं, दूसरा अकाउंट आई होप आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा अपना, अकाउंट विद अमोल सर करके। तो वहां पे आप लोग देखो कि पहले तो एप्लीकेशन मनी आता है, आपने सेपरेट बैंक अकाउंट खोला, किस चीज के लिए लोग अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी आएंगे। होल्ड बोर्ड मीटिंग, एप्लीकेशन आने के बाद वापस एक बोर्ड मीटिंग होगा, किस चीज के लिए बोर्ड मीटिंग होगा, अलॉट करना है कि नहीं। फिर अलॉट कर दिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट, और मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब सर कितनी सिंपल बात है। ये ऐसे वाली बात है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करते हो तो क्या प्रोसीजर है, आप बोलते हो पहले तो लैपटॉप ओपन करेंगे, मोबाइल ओपन करेंगे, फिर ऐप को डाउनलोड करेंगे, है ना, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वो वॉट एवर, कितना सिंपल, अल्टीमेटली प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह वगैरह, वैसे ही बात है। स्टार्ट कैसे हो रहा है सिर्फ इतना याद रखो सर, पूरा तो याद नहीं रहेगा ना, लेकिन एक क्वेश्चन आया था, प्रोसीजर ऑफ व्हाट, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इतना लेक्चर देख लिया मैंने, लगा खत्म, 30 मिनट में, आधे घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो रहा है सर। पास रिजोल्यूशन, क्या बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ली जाएगी, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग ली जाएगी, अंडर राइटर को अगर अपॉइंट करना है तो उनके साथ एग्रीमेंट है वो कर लीजिए, आप प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर जो भी भेजना है प्रॉपर सारे उसमें कंटेंट इंफॉर्मेशन मेंशन कर दीजिए, और इस पॉइंट में आपको समझ जाएगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एक बार प्लीज देखिए ताकि आपको कम से कम टाइम में चीजें हो जाए। फिर जब आपको क्या करना है सर, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, एप्लीकेशन मनी आएगा, बोर्ड मीटिंग लो, उनको अलॉट कर दो, अलॉट करने के बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दो, और सर ये क्या करना, उनको जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर है उसमें एंट्री कर देना, दैट्स ऑल। इतना लिख दो दोस्तों, एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ आपको, इतने एफर्ट लेने। ये ऑलरेडी ये चार्ट दिया है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, ऑलरेडी 11 पॉइंट का चार्ट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, जाइए पेज नंबर 72 पे। बस इसमें आपको ना पढ़ना पड़ेगा सर। वहां पे तो आपने कहा बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन पास करना, यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, कुछ नहीं है सर, एक बार देखिए, पहले हेडर कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। आप बोल सकते हो एक दो पॉइंट लिखना ना, क्यों बोर्ड मीटिंग लेना है सर, क्योंकि आपको ना अप्रूवल लेना है, प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, आपको अप्रूव करना है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। एक दो बातें लिखो, आगे बढ़ जाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों लेना है, इफ द बोरिंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड। मतलब बोर्ड का पावर था 1 करोड़, लेकिन आप 2 करोड़ लेना चाहते हो तो आप बोर्ड मीटिंग से नहीं चलेगा, आपका पावर अगर इंक्रीज हो गया, इफ द बोरिंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, बढ़ाना है बोर्ड का बोरिंग पावर, तो आप ईजीएम बुलाओ और शेयर होल्डर का अप्रूवल लो, कौन सा रिजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, कि भाई आइए हमको हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पावर को बढ़ाना है। लिखा था कि वो 1 करोड़ तक ही रेस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को 1.5 करोड़ की जरूरत है, तो ईजीएम बुलाया, शेयर होल्डर से परमिशन ली, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और लिमिट बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दी। क्रेडिट रेटिंग ले लो, ठीक है, वन और मोर जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल कर दो। सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी हैज टू फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर विद इन क्या 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, किसके पास, आरओसी के पास। अगर अंडर राइटर के पास जा रहे हो तो अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में भी जा सकते हो, सिंपल सा हेडर का ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन वही लाइन घुमा दी है। ये देखो, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग पब्लिक, तो यहाँ पे लिख लो बेटा, कुछ बात मैं बता रहा हूं। प्रोस्पेक्टस कब जाएगा, जब कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को डिबेंचर इशू करेगी, ओके, इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय डिबेंचर। ऑफर लेटर इज इशूड इफ कंपनी मेक प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर लेटर कब होगा, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगी। एंड लेटर ऑफ ऑफर फॉर व्हाट, एलओ, लेटर ऑफ ऑफर फॉर व्हाट, राइट इशू, राइट इशू। तो ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट के लिए मैं यहां पे आया। क्या कहा है सर, इशू प्रोस्पेक्टस, कब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। कब कंपनी ऑफर लेटर इशू करेगी, इफ कंपनी मेक्स व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट। कब कंपनी लेटर ऑफ ऑफर देगी, जब कंपनी राइट इशू करती है। दैट्स ऑल डन, इतना लिखते आ गया, मैच द पेयर्स, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे। लेक्चर इसीलिए एंड तक देखो। सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, एप्लीकेशन मनी आएगा, ठीक है, बोर्ड मीटिंग ले लो अब ये डिसाइड करने के लिए कि भाई क्या चार्ज क्रिएट करना है कि नहीं असेट पे, वगैरह वगैरह, बेसिक बात है, आप पढ़ लो, आपको समझेगा। और डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है, क्या सर, अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, और 6 महीने के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देना है, वो तो ऊपर भी हमने पढ़ा था। और क्या है सर, बस रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का उसकी एंट्री में विद इन 7 डेज आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल क्या करना है, नाम आ जाना चाहिए उस बोर्ड में, ये 7 डेज अंडरलाइन कर लो। ट्राई कर रहा हूँ सर 30 मिनट के अंदर खत्म हो, और हो गया ऑलरेडी 29 मिनट्स डन।
खत्म हो जाएगा सर। डिबेंचर ट्रस्टी रीड करो बेटा, सारी चीजें मैंने बता दी है। जब 500 से ज्यादा पर्सन्स को आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है करके, ठीक है, वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। और डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है, कंपनी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ वन और मोर ट्रस्टी, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट इज रिटन इन क्या, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। सारे टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ पे लिखे होते हैं, ट्रस्ट डीड में लिखे होते हैं। इट इज लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट्स ऑफ कंपनी टू द ट्रस्टी। The deed also define the rights of the debenture holder and duties and power of debenture trustee। तो इस डीड में क्या लिखा होता है, डिबेंचर होल्डर के राइट क्या है और पावर क्या है ट्रस्टी के। कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट डीड विद द डिपॉजिट ट्रस्टी। किसके साथ डीड बनेगा, ट्रस्टी के साथ। मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड एंड ऑल्सो गेट कॉपी ऑफ पेइंग सर्टन फीस। और कुछ फीस देने के बाद मेंबर्स या फिर डिबेंचर होल्डर इस डिबेंचर ट्रस्ट डीड का कॉपी भी ले सकते, कुछ फीस देके। खत्म सर, कुछ नहीं था, एक बार आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म सर। डन डन डन। आपने कौन सा चैप्टर कर लिया सर, आपने 4th चैप्टर कर लिया, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर। 4th चैप्टर में आप देखोगे बेटा, क्या है 4th चैप्टर आपका, इश्यू ऑफ डिबेंचर। खत्म बेटा, यस और नो। दोस्तों आपसे हो सकता है पढ़ाई हो रही है बट आप कर नहीं रहे हो। 45 मिनट्स में मैंने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, करीब करीब 30 मिनट में मेरा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप एग्जाम के जैसे आओगे, उसी का पेपर देके, पेपर देने के आने के बाद मेरे सारे लेक्चर देख लेना, ब्रह्मास्त्र देख लेना, सब देख लेना, आपका उसी फटाफट रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस, सॉरी एसपी फटाफट रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। क्यों नहीं आएगा सर, ये फटाफट रिवीजन लेक्चर जरूर देखो, मेरे ब्रह्मास्त्र बैच में जाओ, वहां पे और रिवीजन लेक्चर है, चैप्टर नंबर 12 पे हो गए, उसके बाद बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी है। डिस्टिंग्विश लाइव सेशन में जाओ, बहुत सारे लेक्चर है, डिस्टिंग्विश हमने कवर किया है। तो यही पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।